हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष और सीवीएस पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि एक साथ ही उसको कंटिन्यू कर लूंगा, पर यार सही में 2 घंटे के आसपास का वीडियो पहुंच गया था। और उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि यार फिर साइज, मतलब जब रेंडर करो, जब अपलोड करते हो, साइज बहुत बढ़ जाता है। एंड उतना ज्यादा फिर कोई रीच भी नहीं जाती यार, देखते भी मतलब ऑब्वियसली मैं अभी सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि शायद कि 3 लोग देख रहे होंगे, ठीक है पक्का। अगर मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं इसको, कितने लोग एक्चुअली में फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। बट यही अनसर्टेनिटी के हिसाब से बस मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ एंड इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी को अगर फार्मा से डर लगता है तो वो डर निकल जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ फार्मा का या कुछ हूँ। बस जितना पढ़ा है, जितना समझा है, हो सकता है कुछ गलतियां मेरे से भी हो रही हों कुछ लेक्चर्स में, या हो जाती होगी। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है मुझे भी, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई मैं बार बार रिपीटेडली पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये इस तरह से है कि फार्मा वन टाइम में समझ में नहीं आती। जैसे पैथो और माइक्रो ऐसा है, तुम पहली बार पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा और तुम्हें काफी हद तक याद भी हो जाएगा। फार्मा ऑन द अदर हैंड ऐसा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम पढ़ोगे भी फिर भी तुम्हें लगेगा कि यार चीजें कंफ्यूजन आते रहते हैं कि ये ड्रग कहाँ से आ गई, ये कौन सी ड्रग है, ये कौन सी कैटेगरी है। तो जब एक बार पूरा पढ़ लेते हो, फिर जब सेकंड टाइम पढ़ते हो तब तुम्हें अच्छे से उसकी नॉलेज आती है कि अच्छा ये यही पूरा खेल हिसाब किताब चल रहा है। एंड तुम फिर ड्रग्स के साथ खेलने लगते हो। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा मेरे को रिजेंबल करता है फर्स्ट टाइम पे। जब तक तुम पूरा नहीं पढ़ते तब तक के समझ में नहीं आता कि जो कन्वर्जन्स होते हैं उसमें अलग अलग, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, अलग अलग कन्वर्जन्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस में। वो तब तुम खेल पाते हो जब तुम्हें सबका नॉलेज हो। तब तुम यहाँ से वहां जंप कर सकते हो एंड एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे सेम वही फंडा इसमें भी अप्लाई होता है। एक डिजीज है तो उसके लिए अलग अलग टाइप की ड्रग्स भी लग सकती है। एंड ड्रग सिलेक्शन का एक अलग क्राइटेरिया, वो तो अपन ने जनरल फार्मा में पढ़ा हुआ है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स पे आते हैं अपन भाई, कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है? ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल कार्डिक सेल इज, ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट नेगेटिव टू द एक्सटीरियर, डिटरमाइंड बाय सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड आयंस। ये डायग्राम तुमको अगर फर्स्ट ईयर पे याद हो, ये एक एक्शन पोटेंशियल डायग्राम रहता है। तो वैसे कार्डिक एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम दिखा रहा है। 0 1 2 3 4 ये अलग अलग फेजेस है। तो कौन कौन से फेजेस है इस पे देखो, 0 1 2 3 4। नॉर्मली देखो, पहले तो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझो। पोटेशियम आईसीएफ में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईसीएफ। अंदर ज्यादा होता है पोटेशियम और बाहर सोडियम ज्यादा होता है। सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड आर मोर इन द ईसीएफ, ये बाहर होता है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, एन इम्पल्स इज जनरेटेड, एसए नोड पे इम्पल्स बनता है। एसए नोड से एट्रिया, एट्रिया से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्से, बंडल ऑफ हिस्से वेंट्रिकल्स पे। तो ये पूरा अपन को पता है। एक्शन पोटेंशियल पर्किंजर सिस्टम की एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रेवल करता है, तो ये देखो पहले फेज जीरो आएगा, रैपिड पोलराइजेशन। एक सेकंड, हाँ। पहले आएगा फेज जीरो, रैपिड डीपोलराइजेशन। एकदम से डीपोलराइजेशन क्या होगा? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम थ्रू ओपन सोडियम चैनल्स, अपस्ट्रोक फॉलोइंग इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये जो फेज जीरो दिख रहा है तुमको, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे सोडियम एकदम से रैपिडली अंदर आता है और डिपोलराइजेशन की स्टेट पहुंचती है। फिर फेज वन पे आएंगे, पीरियड ऑफ अर्ली फास्ट रिपोलराइजेशन। अब धीरे धीरे रिपोलराइजेशन की स्टेट आएगी। तो कैसे होगा भाई? इट ऑकर्स टू स्टॉपेज ऑफ इन्वर्ट टू सोडियम एंड स्टार्ट ऑफ पोटेशियम आउटफ्लो फ्रॉम द सेल, लास्ट फॉर ब्रीफ पीरियड। अब क्या होगा? धीरे 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 सोडियम बाहर की तरफ, पोटेशियम अंदर की तरफ वापस आएगा, ठीक है। तो ये अर्ली रिपोलराइजेशन की फेज बता रहा है। फिर सेकंड फेज आएगी जो plateau phase, जिसमें calcium enter into the myocardial cell through voltage dependent so slow calcium channels, whereas potassium move out the cells through potassium channel। तो पोटेशियम वन पे भी बाहर निकल रहा था, टू पे भी बाहर निकल रहा है। पर ये जो एक थोड़े से ब्रीफ टाइम के बाद क्या होता है, कैल्शियम अंदर आने लगता है स्लोली। तो ये सेकंड, इसमें सेकंड फेज बता रहा है प्लेट्यू फेज में। फिर फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन कैसे होगा? कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। ये थर्ड फेज में कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए और इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम occurs थ्रू दिस फेज। पोटेशियम फिर भी अभी बाहर निकले जा रहा है, ठीक है। इफ्लक्स होता है कि अगर जो एक्स्ट्रा क्या पोटेशियम अंदर आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ? सोडियम बाहर था, पोटेशियम अंदर था। सोडियम अंदर आया एकदम से अच्छे खासा अमाउंट पे, ठीक है। तो पोटेशियम धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे बाहर निकलते निकलते अब क्या दिखा रहा है भाई? ऐसे कि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आउट, पोटेशियम निकला 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 निकला, धीरे धीरे निकलते गया थर्ड फेज में भी। तो फोर्थ में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न टू द रेस्टिंग वैल्यू इन द परकिंस फायर, दिस स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन हल्का सा डिप जाता है, उसके बाद ऊपर आता है। तो ये तुमको पता होगा कि भाई ये जो फोर्थ, ये जो हल्का सा और नीचे क्यों चले गया, इसमें क्या होता है कि भाई एक ऐसा एग्जैक्ट थोड़े ना है कि भाई तुम ऐसा समझो एकदम
बॉडी में क्या मतलब इतने सारे सेल्स, इतने सारे मतलब इतने कॉम्प्लेक्स चीज, ये तो एक सेल की बात करें, इतने सारे सेल्स हैं, तो ऑब्वियसली भाई पोटेशियम जब बाहर निकल रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, जब अंदर आ रही कोई चीज तो एकदम रैपिडली आ रही है, तो ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी ना कि 2 सोडियम अंदर 3 सोडियम बाहर, ये थियोरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है, बट इतने बल्क में समझो ना, कि तुम मान लो एक, तुम ऐसा समझो तुम एक कमांडर हो, ठीक है, और तुम एक आर्मी को लीड कर रहे हो, और बहुत अच्छी तुम्हारी आर्मी 1 लाख 2 लाख सैनिक की है, तो तुम सबके मूवमेंट्स को तो एकदम से डिफाइन नहीं कर सकते ना, कि एक एक, एक बंदा इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ना, कि तुमने अटैक बोला तो एकदम सब दौड़ गए, फिर तुमने बोला कि भाई रुको, तो ऐसा नहीं कि सब एक ही बार में स्टॉप हो जाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक, कुछ लोग जो होंगे पीछे वाले, या जिनको कमांड थोड़ा लेट पहुंच रहा है, जो थोड़े तुमसे दूर होंगे, उनको धीरे धीरे पहुंचेगा वो सिग्नल, एंड तब जाके वो फिर रुकेंगे पूरी तरह से, तो यही सेम फंडा इस पे भी अप्लाई हो रहा है, कि भाई पोटेशियम एकदम से जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, एकदम से कुछ ज्यादा ही चले गया, फिर अचानक से पता चलता है कि अच्छा फिर सोडियम थोड़ा बैलेंस आउट होगी चीजें, और फिर से अपने नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस आ जाएगा। आई होप यही इसका फर्स्ट ईयर पे यही हिसाब किताब था भाई, ये पूरा जो diagram है, and इसी के बेसिस पे सब कुछ चलता है, ठीक है, यही जो इस डायग्राम के बेसिस पे जितनी भी ड्रग्स ड्रग्स है, एंटी एरिथमियास क्या हो रहा है, एरिथमिया में क्या क्या चीजें होती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एरिथमिया थोड़ा कम ही पूछा गया है, मतलब शायद ही रेयरली, मेरे को अक्सर ध्यान भी नहीं है, पर रेयरली सच लंबे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है एरिथमिया की, इसलिए तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्वेश्चन, इसलिए। एंड यार बैटरी कितनी है इस पे, ये ऑफ ऑफ होने कगार पे है यार ये, बीच में ब्रेक लेना पड़ सकता है, देखते हैं। इन ऐसे नोड एंड एवी नोड फेज जीरो ड्यू टू स्लो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू एन एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल्स आल्सो अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन लाइक परकिंजे फाइबर्स। अब भी मैंने पूरा समझा दिया है डिपोलराइजेशन कहाँ पे हो रहा है, रिपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, प्लेट्यू कहाँ पे किस तरह से बन रहा है, स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन होकर फिर वो फिर से रिपोलराइजेशन स्टेट पे आता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक सेल की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, ऑटोमेटिक खुद ही चल सकता है ये, हाँ। और पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन कहलाता है, ऐसे नोट, ये सब तुम्हें पता ही होगा। एक्साइटेबिलिटी, अंडरगो डिपोलराइजेशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल विद सडन रैपिड एंड कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑकर रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड दोगे तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कंडक्शन वेलोसिटी ऑन द स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल फेज जीरो डिपोलराइजेशन। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इफेक्ट ईआरपी जिसको बोल रहा था अभी पिछले लेक्चर पे भी, मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल। तो अगर एक्शन पोटेंशियल एकदम धड़ाधड़ आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये फॉर एग्जाम्पल टाइम, तो टाइम फ्रेम कम हो जाएगा, एकदम से आ रहा है फिर वापस से रिपोलराइजेशन हो रहा है, फिर डिपोलराइज हो रहा है, फिर रिपोलराइज हो रहा है, तो इन द सेंस हार्ट एकदम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट रेट बहुत बड़ा हुआ है, ऐसे नोट अपने हाइपर एक्टिव स्टेट में। और ईआरपी जब बढ़ेगा, आराम से एक्शन पोटेंशियल आया, फिर थोड़ा टाइम गैप है, अच्छा खासा टाइम गैप है, तो धीरे धीरे आ रहा है, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकाइनिया होगा, एंड ब्रेडिकार्डिया होगा, सॉरी, नहीं, हम्म, हाँ ब्रेडिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया का उल्टा ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। अब एरिथमियास क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस इन द कार्डिक रिदम, एबनॉर्मलिटी इन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ इट्स इम्पल्स, या तो रेट में दिक्कत हो गई, रेगुलरिटी, कंडक्शन। तो एरिथमिया कैसे, टेकी एरिथमियास हो सकते हैं, ब्रेडी, या तो वही बोल रहा हूँ ना, या तो एकदम से भाई डिपोलराइजेशन बढ़ गया, या फिर ब्रेडी एरिथमियास में डिपोलराइजेशन आराम आराम से बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो ये सब कार्डिक एबनॉर्मलिटी में आएगा। तो ब्रेडी एरिथमियास may be due to reduced automaticity or abnormal slowing blockade of impulse conduction, टेकी किस लिए, increased automaticity after depolarization or re-entry of an impulse। तो कौन कौन से एरिथमियास होते हैं, फ्लटर फिब्रिलेशन, पीएसपीटी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टॉर्सैट्स डे पॉइंटेस, ये भी ब्लॉक एक्सेट्रा है, तो ये सब जमाने भर के एरिथमिया होते हैं, और इसको अपन ठीक करने के लिए देते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, वॉगन विलियम्स के हिसाब से भाई ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये है एंटी रिथमिक ड्रग्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये क्लास 1 एक होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट, तो ये कहाँ पे, ये जीरो फेज में काम करेंगे, ठीक है, लिटिल मॉडरेटली डिक्रीज डीवी बाई डी टी ऑफ जीरो फेज एट, फिर ये भी जीरो फेज पे काम कर रहे हैं, ये मार डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका मैकेनिज्म एक्शन तो अपन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी देखेंगे अपन प्रॉपर। क्लास 2 एंटी एनर्जिक एजेंट्स, यानी वही बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर वो सब आ गया। क्लास 3 एजेंट्स विद जो कि वाइडन करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल वाइडन कैसे कर सकते हो, अमाइडेरॉन ट्रॉनडेरॉन, या सीधा सिंपल सा तुमने आयन आयन चैनल्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करोगे, आयन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, स्लोली चीजें होंगी, तो एक्शन पोटेंशियल वाइड हो जाएगा, रिपोलराइजेशन वाइड हो गया, या फिर सोडियम चैनल अगर ब्लॉक करोगे तो धीरे धीरे जो डिपोलराइजेशन हो रहा था वो होगा।
फिर क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कैल्शियम को अगर तुम वही कैल्शियम सेकंड फेज जो होता है तो उसमें कैल्शियम आता है, ठीक है? तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दोगे तो स्लोली कैल्शियम अंदर जा रहा है, फिर वापस स्लोली अंदर जा रहा है, कंट्रैक्शन स्लोली होगा, तो वेरापेमिल डायल्टिसम। तो ये सब इसका पीएसवीटी के लिए कौन सी ड्रग्स है, एडेनोसिन और डिजॉक्सिन। पीएसवीटी अपन पिछले भी जस्ट तो 15 मिनट पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उस पर डिजॉक्सिन के बारे में। तो पीएसवीटी पैराक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है? तो ये सब ड्रग्स देते हैं। क्या हिसाब किताब इस पे देखेंगे अपन। तो क्लास 1 पे आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। कौन से सोडियम चैनल ब्लॉकर्स? 1 ए में मॉडरेटली डिप्रेस जीरो फेज, ठीक है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपाइरामाइड। 1 बी में फिर आएंगे मिनिमल इफेक्ट, लिग्नोकेन, मैक्सिलिटीन, वही सब है। ये क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, ये लिग्नोकेन, मैक्सिलिटीन। मार्क डिक्रीज प्रोपाफेनॉन और फ्लेकेनाइड, ड्रग दैट मार्कली डिक्रीज जीरो फेज जीरो डिपोलराइजेशन। सब इस ग्राफ का जो है ना ये कि भाई एकदम मॉडरेटली कौन कर रहा है डिपोलराइजेशन, मॉडरेटली कौन इसको रोक रहा है, एक तो सीवियरली मतलब हाई अमाउंट पे कौन रोक रहा है इसको, मार्क डिक्रीज कर रहा है और लिटिल डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो पीक है ये कम जाएगी तो ऑब्वियसली चीजें जो सोडियम का डिपोलराइजेशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये सब एरिथमियास को टैकल करना है। एरिथमिया में होता क्या है कि भाई पता चला ये जो फेज जीरो है ये बहुत आगे ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, तो उसको कंट्रोल करना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। तो 3 टाइप से हो सकता है, या तो भाई अगर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है तो लिटिल डिक्रीज वाला, मॉडरेटली बढ़ा है तो मॉडरेटली डिक्रीज करेंगे, अगर मार्ड मतलब बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है तो मार्ड डिक्रीज वाले ड्रग्स को देंगे। तो इंटेंसिटी के हिसाब से हो गया, ठीक है। फिर क्लास 2 में आते बीटा ब्लॉकर्स, वही प्रोप्रानोलॉल, ये सब। क्लास 3 में ड्रग दैट प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो एमाइडेरॉन, टोनाडेरॉन, सोटालॉल, डोफिलेटाइड। फिर क्लास 4 में सीसीबीएस अपन ये सब देखते हैं, अदर एंटी रिथमिक में डिजॉक्सिन, एडेनोसिन, एट्रोपिन, आइसोप्रोनिलीन। तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करते हैं, तो उसमें कौन सी क्विनिडीन के बारे, क्विनिडीन ड्रग है क्लास 1 ए एंटीरिथमिक ड्रग, इट इज एल्कलॉइड। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो हार्ट में इसका क्या है, क्विनिडीन ब्लॉक सोडियम चैनल इन द ओपन स्टेट, डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, रेट ऑफ फेज जीरो डिपोलराइजेशन, कंडक्शन वेलोसिटी। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, इंक्रीज ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल, ईआरपी को प्रोलॉन्ग कर देगी, ठीक है। अपन एवी नोट पे जाएंगे, एवी नोट पे क्या दिखा रहा है, कंडक्शन वेरिएबल, इट हैज वेगोलाइटिक इंक्रीज एवी लो कंडक्शन, ईसीजी में कोलेस्ट्रॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूटी इंटरवल, बीपी में कंट्रोल, ब्लड प्रेशर बात करें तो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, अल्फा ड्रग्स ब्लॉकिंग के, और डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट, मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट दिखाएगा। स्केलेटल मसल, हार्ट में इतनी सारी चीजें दिखा रही क्विनिडीन ड्रग। ये जो क्विनिडीन ड्रग है मॉडरेटली डिक्रीज कर रही है तो इतने सारे एक्शन दिखा रही है। स्केलेटल मसल में क्विनिडीन रिड्यूसेस मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, अदर्स में एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक, ऑक्सीटोसिक इफेक्ट भी है। तो क्विनिडीन अपन क्विनीन का एक डेरिवेटिव है तो इसको यूज करते हैं साथ साथ मलेरिया में भी, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स में भी। फार्माकोकाइनेटिक्स वेल एब्सॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, हाईली बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से, लिवर पे मेटाबोलाइज, 20% एक्सीटेड एंड चेंज इन यूरिन। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फॉल इन बीपी, टॉर्सिड स्टिपॉइंटिस, हेपेटाइटिस एंड फीवर भी हो सकता है। लास्ट डोज क्विनिडीन प्रोसेस सिंड्रोम का सिनकोनिज्म, ये सिन मतलब SYN वाला नहीं है, ये सिनकोनिज्म मैनिफेस्टेशन और क्या क्या होते हैं, टिनिटस यानी कान बजना, डेफनेस, ऑटोटॉक्सिसिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है सिंकोनिज्म पे, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिप्लोपिया, आंखों में दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन, डिलीरियम, ये सीएनएस इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है सिंकोनिज्म क्विनिडीन का अगर लास्ट डोज देखे जाए तो। फिर ड्रग इंटरेक्शन क्विनिडीन में पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होती है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग ये सब वाली ड्रग्स है, उसका एक्शन पोटेंशिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। साथ में दे रहे हो बीटा ब्लॉकर्स इन सबके साथ दोगे तो एडिटिव कार्डिक डिप्रेशन में लीड टू कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्विनिडीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, ठीक है, और बहुत ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ एरिथमियास, बहुत सारे टाइप जितने भी बहुत ब्रॉड क्लासेस के एरिथमियास में दे सकते हैं इसे, ब्रॉड टाइप ऑफ एरिथमियास में अपन क्विनिडीन को यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते अपन। बेटर एंटीरिथमिक ड्रग्स है जो कि मार्केट में स्टेबल मीनिंग है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन सेंस रिदम इन पेशेंट्स, इट इज अ ब्लड फैक्टर एंड क्वेश्चन का ट्रीटमेंट का टेकिकार्डिया, ये सब बताया जा रहा है। तो क्विनिडीन के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई किस तरह से ये, इस ग्राफ को ध्यान रखना है बस, ये ग्राफ जो है ना तो इससे तुमको चीजें आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ना लाइक 95% ऑफ द चांसेस वो तुमसे क्लासिफिकेशन पूछे अगर पूछेगा तो। क्विनिडीन का एक्शन अपने आप में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक है ना थोड़ा सा टफ भी पड़ता है लोगों को, थोड़ा कॉमन भी नहीं है, थोड़ा अनकॉमन सा हो जाता है,
इसमें क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी कंसेप्ट थोड़े से आते हैं, तो कभी-कभी लोग इसलिए इसको प्रॉपर्ली मास्टर तो मैं नहीं कहूँगा, पर इसे समझ नहीं पाते। और वो ग्राफ का ही खेल है जो है इसमें, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में खासकर। फिर इसके बाद आते हैं हाइपोलिपिडेमिक, तो आई थिंक 1 घंटे का तो बनेगा ये वीडियो, है ना? और उनको बीच में ईयरफ़ोन उसको 10 मिनट तो चार्ज पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो साउंड अगर आना बंद हो गया तो भाई बस मैं बोलते जा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं देगा, टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी तुम्हारा भी। मेरा ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। Procainamide, like quinidine, procainamide is also class 1A antiarrhythmic drugs. It's similar to those of quinidine. No anticholinergic and alpha adrenergic blocking effect नहीं होते हैं, तो procainamide ज़्यादा बेटर ड्रग हो गई इस मामले में। वेल अब्जॉर्ब्ड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, IV IM रूट से भी दे सकते हो, लिवर में मेटाबोलाइज होगा, मेजर मेटाबोलाइटिस एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, नापा दैट हैज पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी, नापा इज एक्सेलेंट इन यूरिन, है डोसेज एडजस्टमेंट जरूरी होता है रीनल फेलियर वालों को। हाँ, तो इसमें एक पूछ सकता है कि विच एंटी एरिथमिक ड्रग कैन कॉज विच एंटी क्या कह सकते हैं, विच एंटी एरिथमिक ड्रग मेटाबोलाइट हैज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो उसमें जैसे जिक्र किया है या नहीं भी किया है नापा के बारे में, या नहीं भी किया हो, तो प्रोकेनामाइड वो ड्रग कहलाएगी, एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, जो कि मेटाबोलाइट है प्रोकेनामाइड का। एडवर्स इफेक्ट क्या हो कहेंगे, सीवीएस में हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक, टॉर्सेट पॉइंट्स, ये ठीक है। जीआईटी में नॉसिया एंड वॉमिटिंग, मेंटल में सीनस में मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, साइकोसिस, लॉन्ग टर्म प्रोकेनामाइड। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम्स भी करा सकता है विद आर्थल्जिया एंड आर्थराइटिस। यूज इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में से यूज किया जाता है, एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई, एमआई के साथ अगर किसी वेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो प्रोकेनामाइड अच्छी ड्रग हो सकती है। लॉन्ग टर्म थेरेपी में इसे यूज नहीं किया जाता, एंड ये ल्यूपस के बारे में तुम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस एरिथेमेटोसस जो है डिजीज, ये प्लेथो में तुमने पढ़ी होगी आई थिंक अभी तक के, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये आता है इम्यूनिटी चैप्टर में, ठीक है। डिसोपायरामाइड, ये भी क्लास 1 वाली है, एक्शन सिमिलर है क्विनिडीन की तरह। फिर लिग्नोकीन के बारे में बात करते हैं, लिग्नोकीन लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी काम करता है और साथ साथ ये एंटीरिप्टिक एक्टिविटी भी शो करता है। इट इज अ क्लास 1B एंटीरिप्टिक ड्रग, क्लास 1 यानी कि ये वाली में लिटिल डिक्रीज कराएगा, ठीक है। लिग्नोकेन कंटेन मिथाइल, कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इट ब्लॉक्स सोडियम चैनल इन द इनएक्टिवेटेड प्रीडोमिनेंटली एंड द एक्टिव स्टेट्स, मिनिमल इफेक्ट ऑन नॉर्मल कार्डिक टिश्यू, इफेक्ट इज प्रोमिनेंट इन डीपोलराइज्ड इस्केमिक टिश्यू, इसका इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है, डिक्रीज ऑटोमेसिटी ऑफ एक्टोपिक फोकाई बाय रिड्यूसिंग, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखो सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, and reduce the slope of phase for depolarization and depress conduction in the depolarized disease tissue, बस इतना ध्यान रखोगे काम चल जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स नॉट ओरली नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पार मेटाबॉलिज्म, ओरली नहीं देते, आईवी रूट के थ्रू देते हैं एज एन एंटीरिथमिक अगर दे रहे हो तो। ये रेडिली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन से पोरली बाइंड होता है, रैपिडली मेटाबोलाइज लिवर, शॉर्ट हाफ प्लाज्मा लाइफ, इसलिए इसको लो लिटिल डिक्रीज वाले में कंसिडर करते हैं कि भाई जल्दी आया जल्दी काम किया और इजीली अपना, मतलब अगर जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही ग्राफ में कि अगर ये हल्का सा बढ़ा होगा ना फेज 0, तो उसको ये लिटिल डिक्रीज में डिक्रीज कर देगा इजीली, एंड अपना काम करके निकल जाएगा। लेकिन ओके, मुंह दर्द देने लगता है भाई बोल बोल किसी में। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हार्ट फेलियर होता है, लोडिंग मेंटेनेंस डोजिंग कोई दिक्कत नहीं है, हेंस रिक्वायर मेंटेनेंस डोज। हेपेटिक डिजीज वाले को भाई देख संभल के दोगे। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, लिग्नोकेन और बीटा ब्लॉकर्स यानी प्रोप्रानोलॉल का रिड्यूस लिग्नोकेन एलिमिनेशन बाय रिड्यूसिंग द हेपेटिक ब्लड फ्लो, दस इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो है वो जो हेपेटिक ब्लड फ्लो है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज ये लिग्नोकेन इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। हेलो, हो फिर एडवर्स इफेक्ट में मेनली रिलेटेड टू सीएनएस, हेडेक, ड्राउजीनेस, निस्टैगमस, ब्लड विजन, ये सब जमाने की चीजें। हाँ, तो भैया कहाँ थे अपन यार, है ना? तो अपन थे रिकॉर्डिंग चालू है ना। हम्म। अपन थे भाई लिग्नोकेन पे, तो लिग्नोकेन यूज फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज एसोसिएटेड एमआई, डिस्टालिस टॉक्सिसिटी एंड कार्डिक सर्जरी। लिग्नोकेन इज प्रेफर्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, लिग्नोकेन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होती है, रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, ठीक है। फिर नो एक्शन ऑफ एवी नोडल ऑन एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी, हेंस डज नॉट इंटेंसिफाई द एवी ब्लॉक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज एंड डिस्टालिस टॉक्सिसिटी। लिग्नोकेन आईवी के थ्रू देते हैं एज बोलस 1 to 2 mg पर केजी के हिसाब से,
याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है अभी फिलहाल। एंड नॉट यूजफुल इन एट्रियल इरिथमियास। वेंट्रिकुलर इरिथमियास में काफी यूजफुल है, प्रिफर्ड है, बट एट्रियल इरिथमियास में उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, यूजफुल नहीं है, बिकॉज एट्रियल एक्शन पोटेंशियल्स आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सो द सोडियम चैनल्स आर इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट फॉर अ वेरी ब्रीफ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए इसको ज्यादातर मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन पे इतना यूज, एट्रियल इरिथमियास पे इतना यूज नहीं किया जाता, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है वेंट्रिकुलर इरिथमियास पे। सिग्नल में बाल ये सारे पूरे ठीक आ रहा है। फिर मैक्सिलिटेन ये सब, propanofen 1C antiarithmetic say they block sodium channels in the open state. Class 1 is the most potent blocking effect on sodium channels, तो यानी कि सबसे मार्क्ड इंक्रीज वालों में, मार्क्ड इंक्रीज जब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिपोलराइजेशन हो रहा होता है तब they markedly depress phase 0 depolarization, slow conduction and prolonged PR interval. Propafenone also blocks beta receptors को भी ब्लॉक कर देता है. Adverse effect both the drug can exacerbate arrhythmia, CCF, other adverse condition, metallic taste, constipation, bradycardia, bronchospasm, blurring of vision. फिर यूज किस लिए करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए, एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमियास, बोथ द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली. ठीक है. क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स के बारे में भाई सीधा सिंपल सा ये देखो, क्लास 2 वाले हैं ये, डिप्रेस द फोर फेज ऑफ डिपोलराइजेशन, फेज 4, फेज 4 नहीं, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, डिप्रेस द फेज 4 डिपोलराइजेशन, मतलब जो फेज 4 होता है ना, इस ग्राफ के ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है. तो ये इस फेज 4 डिपोलराइजेशन को, ये जो होता है ना फेज 4 डिपोलराइजेशन, इसको ये ऑब्वियसली क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं इनसे नोड एंड एक्टोपिक फोकाई. फिर prolong the refractive period and decrease the conduction velocity in AV node to make them useful. चल रहा है ना भाई ये. To treatment of reentrant arrhythmias involving the AV node, PSVT में यूज कर रहे हैं. कंट्रोल ventricular rate in atrial flutter and atrial fibrillation. फ्लटर 300 बीट्स पर मिनट, एट्रियल फिब्रिलेशन 350-600 पर मिनट के हिसाब से जा रहा है. फिर हाई डोज प्रोप्रानोलॉल हैज क्विनिडीन लाइक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, हाई डोज में देखते दो से. एस्मोलॉल, सोटालॉल ये भी यूज करते हैं, तो अब इसके सिर्फ नाम याद रख लो यार, सबके एकदम तुम प्रॉपर्टी याद करने की कोशिश करोगे तो भी कंफ्यूज होगे एट द एंड. सो नाम याद रख लो, इतना डिटेल में इसको नहीं पूछते टू बी वेरी ऑनेस्ट. ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. क्लास 3 amiodarone. It is a iodine containing compound and structurally related to thyroid hormone. Broad spectrum of antiarrhythmic activity होती है amiodarone की. ये iodine containing compound है, structurally related to thyroid hormone. thyroid hormone से ये मिलता जुलता structurally chemical compound है. amiodarone blocks potassium channels, increase duration of action potential, prolong refractory period and suppress abnormal automaticity. जो abnormal automaticity हो जाती है, क्योंकि arrhythmia में होता ही क्या है, abnormally automaticity हो रही है अपने आप ही भाई. जरूरत है भाई अपन को 120 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, पता चल रहा है कोई एट्रियम पे दिक्कत हो रही है, पता चल रहा है वो अलग 350 बीट्स पर मिनट के हिसाब से चले जा रहा है, चले जा रहा है, जरूरत ही नहीं है भाई. तो हमारा टेरॉन ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल, और इसकी वजह से सिंक्रनी बिगड़ती है. तुम ये सोच रहे हो तेज भी हो रहा है, क्या दिक्कत है? सिंक्रनी जो होती है ना, एक सिंक्रनाइजेशन पे चीज चलती है. अगर सिंक्रनी बिगड़ेगी तो ऑब्वियसली भाई तुमको सारी मतलब पूरे बॉडी में जो पंपिंग है, ब्लड का एक पंप है, वो एक प्रॉपर वे में होता है कि भाई ब्लड आया, चेम्बर्स में आया, फिर कंट्रैक्शन हुआ, फिर वो पूरा ब्लड हर जगह पंप हुआ. अब अगर भाई एक तेज चल रहा है, एक आगे पीछे चल रहा है, तो ऑब्वियसली एक समझ सकते हो ना, सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो बिगड़ जाएगा. जितना ब्लड पहुंचना है उससे तो कम ही पहुंचेगा, एंड दिक्कत हो जाएगी. ब्लॉक सोडियम चैनल इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट, डिक्रीज कंडक्शन मेनली इन द पार्शियल डिपोलराइज्ड टिश्यू. ब्लॉकेड ऑफ सोडियम पोटेशियम प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इन द कार्डियक टिश्यू, रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा देते. also has weak beta adrenergic blocking, calcium channel blocking actions, डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को एंड एवी कंडक्शन को. ये बता रहे फिर प्रोलॉन्ग फेज फ्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ amiodarone एंड अदर क्लास 3 ड्रग्स. क्लास 3 कौन सी ड्रग है? ये क्लास 3 एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, amiodarone, dronedarone. हाँ, फिर डोफेटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, ठीक है, डोफेटिलाइड एंड आइब्यूटिलाइड एंड amiodarone. तो ये सब क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग फेज से रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं. पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो ये धीरे 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 प्रोलॉन्ग हो जाएगा अपने आप ही, धीरे धीरे पोटेशियम जाएगा, एकदम से नहीं जा पाएगा. तो एक्शन पोटेंशियल अपने आप ही पहले अगर इतना था तो ये वाइडन अप हो गया. ग्राफ जो है, ये ग्राफ और वाइडन अप हो जाएगा ना, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. फार्माकोकाइनेटिक्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बायोअवेलेबिलिटी 30% की, आईवी फॉर रैपिड इफेक्ट, एक्यूमुलेट्स इन फैट, मसल, लंग, स्किन, और मेटोरियनिस लिवर से मेटाबॉलाइज होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी एक्शन विद अ लो इंसिडेंस ऑफ टॉर्सेट्स. द पॉइंट इज इससे लो इंसिडेंस ही मिलता है. ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए इफेक्टिव है, ठीक है. मेंटेन नॉर्मल साइनस रिदम
एट्रियल फिब्रिलेशन एंड प्रिवेंट रिकरेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो प्रोफिलैक्सिस भी यूज कर रहे हैं अपन एक तरह से देखा जाए तो। एडवर्स इफेक्ट सीवीएस में क्या होगा? हाइपोटेंशन, वेसोडाइलेशन की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्सेसरबेशन ऑफ एरिथमियास, एरिथमिया ठीक करने की जगह पता चला और केस बिगड़ गया, तो ये एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेस्पिरेटरी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जीआईटी, नाउजिया, हेपेटाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। आई में कॉर्नियल डिपॉजिट हो सकता है। थायराइड जैसे कि ये लगभग सिमिलर है उसके स्ट्रक्चर से, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टी एस एच टी थ्री लेवल शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग थेरेपी विद अमाल्टेरॉन। इसके पीस जितने पीपी वाले इससे याद रख सकते हैं निमोनिक। ड्रग इंट्रैक्शन में बता रहा है बीटा ब्लॉकर के साथ या वेरोपेमिक के साथ अमाल्टेरॉन को देंगे तो एडिटिव डिप्रेसेंट एक्शन होता है एसए नोड एंड ईवी नोड पे, लीडिंग टू एसए ब्लॉक एंड एवी ब्लॉक। Amiodarone inhibits the renal clearance of digoxin, thereby serum digoxin, increase serum digoxin level। ठीक है, ये डिजॉक्सिन क्योंकि यूरिन से पास आउट होता है, रीनल रीनल सिस्टम के थ्रू पास आउट होता है, अभी रीनल क्लियरेंस को इनहिबिट कर देगा तो ऑब्वियसली सीरम डिजॉक्सिन लेवल बढ़ जाएंगे, एंड सीरम में डिजॉक्सिन लेवल बढ़ेगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। It also increases concentration, quinidine, procainamide, amiodarone potentiate the anticoagulant effect of warfarin। तो warfarin के साथ भी देख समझ के दो भाई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ये सब तो हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापेमिल की बात करते हैं, ब्लॉक बोथ एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि हार्ट में मिलते हैं अपन को, प्रीडोमिनेंटली डिप्रेस कैल्शियम मीडिएटेड डीपोलराइजेशन। वेरापेमिल डिक्रीजेस कंडक्शन वेलोसिटी एंड इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पीरियड और एवी नोट, यूजफुल इन टर्मिनेटिंग री एंट्री इन्वॉल्विंग एवी नोट। पीएसवीटी को प्रिवेंट करेगा और रिड्यूसिंग वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। बाकी ऐसे नोट डिक्रीजेस स्लोप, ब्रेडिकार्डिया कराएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब आती चल यार, सेम सेम ही होते हैं सबके, ओरली देंगे, मेटाबोलाइज लिवर पे, यूरिन से आउट होगा। एंड मतलब ये पॉइंट जो है ना, तुमको ध्यान रखो कि पॉइंट्स लिखना या लिखना लिखना जरूर, मतलब हेडिंग जरूर डालना, भले कितना सड़ा सा पॉइंट क्यों ना। फार्माकोकाइनेटिक्स की हेडिंग डालना, उसमें भले ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लाज्मा पे बाइंड कर रहा है नहीं कर रहा है वो तुम्हें याद नहीं रहता, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को भी एकदम से ये नहीं कि सारी के ड्रग्स के याद ही रहती है कि भाई कौन सा ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन साथ बाइंड कर रहा है एंड कौन सा नहीं कर रहा है। तो तुम वहां पे भी अगर पता है तो ऑब्वियसली लिखो, नहीं पता तो तुक्का मार के आओ कि भाई दिस हैव प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा बाउंड हाई है या लो है। एंड बाकी लिवर से मेटाबोलाइज तो लगभग सारे 99% ड्रग्स वही से हो रही है, एंड एक्सक्रीट भी यूरिन के थ्रू। अनचेंज हो रही है, चेंज हो रही है, ये तुम लिख दो, चेंज और मे बी अनचेंज, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के तो तुम ऐसे मार्क्स बटोरना सीखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मार्क्स बटोरने की ना टेक्निक होती है, तो ये वही टेक्निक है भाई, हेडिंग्स लिखो। अब श्योरिटी तो एकदम सब उनको भी पता है भाई, तुम बुक थोड़ी ना छाप के आए हो, बुक थोड़ी ना रट के आए हो एकदम पूरी पूरी, नहीं उन्होंने जो चेकर है वो भी थोड़ी रट के बैठा है, और नहीं वो बुक खोल के बैठता है कि भाई एक एक पॉइंट को मैच करेगा, फिर भाई ये देखेंगे कि अच्छा हाँ हाँ सही लिखा है, नहीं नहीं गलत हो गया, इतना नहीं होता। थोड़ा बहुत जो मतलब एकदम बहुत बड़े ब्लंडर्स भी मत करके आओ, बहुत ज्यादा बड़े ब्लंडर भी मत करो, बट एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि भाई तुमको हेडिंग्स लिखना है, एडीआर्स लिखने हैं, एडीआर्स में वही घिसे पिटे। अब एंटी एमेटिक ड्रग है कोई जो वॉमिटिंग रोकती है, उस पर तुम अगर नोजिया वॉमिटिंग लिखोगे तो वहां पे तो वो तुमको सही में जूते मारेगा, क्योंकि भाई वहां पे तुमने जो दवाई अपन दे ही रहे हैं उल्टी बंद करने के लिए, तुम कह रहे हो कि उसका साइड इफेक्ट होता है उल्टी, तो वो प्योर ब्लंडर है। पर तुम अगर कहो कि हाइपोटेन हेडेक, हेडेक हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, जीआई डिस्टर्बेंस में मतलब डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये लगभग कोई भी ड्रग करा सकती है, तो ये ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। डायल्टिज़ाम स्क्लेनिस में एडेनोसिन देते हैं, तो pyronucleoside administered rapid IV bolus for rapid control PSVT, duration action in less than 1 minute, rapidly transferred to RBCs and endothelial cells, इसलिए देख समझ के दो, यहाँ बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे निर्भर पड़ जाएगा। आईवी एडेनोसिन जो होती है एडेनोसिन बाइंड टू जी स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपल्ड एडेनोसिन ए1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, आईवी एडेनोसिन दिया, ए1 रिसेप्टर बाइंड की, एक्टिवेट एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स इन द एट्रियम, ऐसे नोड्स एंड इवी नोड्स, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो क्या क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन एंड डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी ऑफ एसएनओ, डिक्रीज साइनस रेट कम हो जाएगा, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट्रिया, रिड्यूस एक्साइटेबिलिटी एंड इंक्रीज इन्फेक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा, स्लोइंग ऑफ कंडक्शन में नहीं भी नो, तो ऑब्वियसली वही एरिथमिया से ये तुमको राहत दे रहा है। ऑल्सो डिक्रीजेस कैल्शियम करंट्स इन एवी नोड, डिप्रेस एवी नोड, एवी नोड को भी डिप्रेस कर देता है एडेनोसिन, कैसे? कैल्शियम करंट, कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो होता है एवी नोड पे जाके कम कर देता है। एक्शन हाई एफिकेसी होती है इसकी, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, ठीक है, मिनिमल नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, क्या एक्शन रोज हो। एडवर्स इफेक्ट में क्या है?
ए सिस्टोल, ब्रोंकोस्पैज्म, चेस्ट पेन, डिस्निया, एक्सपेंसिव, फ्लशिंग, हाइपरटेंशन, हेडेक, ए बी सी डी ई एफ एच, जी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ड्रग इंट्रैक्शन, एडेनोसिन को मिथाइलजेंथीन के साथ दोगे तो क्या होगा? तब ये फिर वही है, मिथाइलजेंथीन अभी शायद किसी और क्लास में नहीं आया ना, सीएनएस साइड में आता है मिथाइलजेंथीन, ठीक है। और इसकी ड्रग होती है फ्लूप्रो फ्लू नहीं, फ्लूपेंथिक्सोल शायद ड्रग है सीएनएस में, फ्लूपेंथिक्सोल। मैं अभी चेक करूंगा तो यार टाइम पास हो रहा है, पर ठीक है मैं तुमको एक बार खुद भी एक बार देख ही लेता हूँ। फ्लूपेंथिक्सोल ही होता है जितना मेरे को याद आ रहा है। इसका आ गया ऑब्जर्वेशन, ग्लाउकोमा हो गया, ऑटोकॉइड्स, माइग्रेन, बायोमेट्रिक, हार्ट, रेस्पिरेटरी। इसके बाद जीआईटी सिस्टम उठाना है, ठीक है। तो यार अब शाम को फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, यानी अभी 2-3 दिन तो यार बहुत ज्यादा फार्मा फार्मा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है फार्मा में? मतलब पढ़ाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार दिमाग तो थकता नहीं है, पर मुंह मुंह दर्द देने लगता है यार एक बार के बाद। उसके लिए फिर मेरे को ना ऐसे ब्रेक्स लेने पड़ जाते हैं। एंटी एपिलेप्टिक में यहीं पे कहीं आता है फ्लूपेंथिक्सोल और मिथाइलजिंथीन की कैटेगरी नहीं, थायोजिंथीन की कैटेगरी, शिट, मिथाइलजिंथीन की कैटेगरी नहीं है यार। मिथाइलजिंथीन ड्रग फिर इसमें नहीं आ रही ना, थायोजिंथीन की कैटेगरी थी यार, शिट। एंटी रूमेटॉइड में आता है क्या? काउट में आता है। अब वो देख लेना है मिथाइलजिंथीन किस में आ रहा था, मेरे को एग्जैक्ट अब तो याद ही नहीं आ रहा कि किस में आएगा मिथाइलजिंथीन वाला ग्रुप। बट अफसोस वो थायोजिंथीन था, फ्लूपेंथिक्सोल। कोई बात नहीं, होता रहता है। तुमने भी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया इस हिसाब से, और खत्म ही होने का है ये चैप्टर भी जल्दी जल्दी, ठीक है। Adenosine into dipyridamole. Dipyridamole inhibits uptake of adenosine into cells and potentiated action. फिर मैग्नीशियम, एट्रोपेन और याइसोप्रोनालिन। ये मैग्नीशियम को आईवी मैग्नीशियम सल्फेट यूज करें टॉर्सिड से पॉइंटस, इवन सेरम मैग्नीशियम लेवल्स आर नॉर्मल, तो भी उसको अपन मैग्नीशियम सल्फेट को देते हैं ताकि टॉर्सिड से पॉइंटस वाली कंडीशन अपन बच सके। एट्रोपिन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया एंड एवी ब्लॉक ड्यू टू वेहिकल ओवर एक्टिविटी, इट हैज वेहिकुलाइटिक एक्शन। एट्रोपिन के बारे में अपन बहुत पहले एएनएस में पढ़ चुके हैं। फिर ड्रग यूज, ये कार्डिक रिथमियाज में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, तो पीएसवीटी में ये सब हो रही है, अमाइड एट्रल फिब्रिलेशन में। तो इसको सिर्फ एक बार रीड करना, याद रहे। जो कॉमन कॉमन ड्रग्स है जैसे ये दिख रही है मेरे को, अमाइडेरॉन, ठीक है। अमाइडेरॉन लगभग पीएसवीटी छोड़ के अमाइडेरॉन सब में है, तो ये याद रख लो। फिर एस्मोल या एडेनोसिन किस किस में आ रही है, या लिग्नोकेन, प्रोपेनॉल, तो ये सब कुछ एक दो ड्रग्स सबके थोड़ी थोड़ी याद करने की कोशिश करना। रेयरली है कि पूछे, पर अगर एमसीक्यू में आ गया या फिर मान लो बाय चांस तुम्हारी किस्मत खराब रही, 2 नंबर पे पूछ लिया एन्यूमरेट 4 ड्रग्स, तो अब बताओ भाई 4 ड्रग्स। तो इसके लिए ऐसे टेबल्स को जरूर अच्छे से एक बार लिख लिख के कोशिश करना, तो थोड़ा सा याद रहता है। पेपर से पहले जरूर एक दिन पहले, एक रात पहले तो देखकर जाने जाना। फिर अब आते हैं अपन, देखो सीवीएस यहाँ पे एक्चुअली में खत्म हो जाता है। अब ये जो है ये अलग से टॉपिक है कि एलडीएल और एचडीएल, इस पे इतना ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ ये स्टैटिन वाला जो पोर्शन है ना, क्लासिफिकेशन हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, ये जरूर पूछा जा सकता है। ताकि कहाँ पे है ब्लड में, ब्लड में है इस पे। बाकी ऐसा अलग से तो मतलब इस पे कोई क्वेश्चन पूछे बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरस्ट चांस है, और उस पे तक आता भी नहीं है। मेनली एंटी हाइपरटेंसिव, दूसरा एंजाइना, एंटी एंजाइना ड्रग्स, ये 2 ड्रग्स तो बहुत ही बार रिपीटेडली पूछे गए। बाकी अब मैं इस पे है कि नहीं हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स वाला सब बताओ। एंटी एंजाइनल, हाइपरटेंसिव, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटिक्स, ब्लड में आएगा कहीं, प्रेगनेंस, ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स को देखो, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होती क्या है पहले, लाइपोप्रोटीन्स आर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। वही जो बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, खाने में एचडीएल ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जो हाई क्वालिटी फैट्स होते हैं उसमें एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड लाइपोप्रोटीन की बात की जाती है। तो एचडीएल ट्रांसपोर्ट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर फॉर एक्सक्रीशन इन बाइल, इसलिए एचडीएल को खाना चाहिए ज्यादा अमाउंट पे, ताकि वो
ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल है उसको कम करने में मदद करता है। इन हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया द कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन इन प्लाज्मा इज रिवर्स एलिवेटेड, सॉरी। तो अब ये बता रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिली, इससे हाँ एलडीएल लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से ज्यादा होना चाहिए, वुमेन में 50, तो ऐसा नहीं कि ठीक है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होने चाहिए एमजी पर डेसीलीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राइमरी भी हो सकता है जेनेटिकली डिटरमाइंड, और सेकेंडरी भी हो सकता है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, मतलब एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इससे बढ़ाव मिल रहा है अपन को किस किस केसेस में। प्राइमरली हो सकता है जेनेटिकली डिटरमाइंड हो, जेनेटिक कुछ कंडीशन हो पेशेंट को, नहीं तो डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोनिक रिनल डिजीज, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ड्रग्स ले रहा है कोई भाई, बीटा ब्लॉकर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायबिटिक्स और कंट्रासेप्टिव्स, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ये सब अपन को बढ़ा हुआ मिल सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देख क्लासिफिकेशन इसका एचएमजी कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स जिसे स्टैटिन्स बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिन्स। फिर बाइल एसिड सिक्वेस्टेनेंट्स, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, पीपीआर अल्फा एक्टिवेटर्स, फाइब्रेट्स, ये क्या करेंगे, फिर इस पे अपन मैकेनिज्म एक्शन देख लेंगे सबके। लाइपोलिसिस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ये लाइपोलिसिस करा रहा है, तोड़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। और स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, स्टेरॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा जब ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट से, तो ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। तो कौन कौन से एचएमजी को स्टैटिन में, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, एटोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन एंड पिटावास्टैटिन। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेन में आता है अपना कोलेस्टेरामिन एंड कोलेस्टेपॉल। फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, पीपीआर अल्फा एक्टिवेटर्स फाइब्रेट्स में क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बेजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, ठीक है, क्लोफिब्रेट, बेजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, जेमफाइब्रोजिल। लाइपोलिसिस या टीजी सिंथेसिस को कौन इनहिबिट कराता है, निकोटिनिक एसिड, यानी निकोटीन भी कह सकते हो शॉर्ट कॉल्ड, और स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजेटिमाइब। ये अलग से इसमें ब्लड वाले में दिया था, एंड इसमें सीवीएस में अंदर घुसाया हुआ है इसको। तो एचएमजी को रिडक्टेज का इसका बस मैकेनिज्म देख लो कि देखो एचएमजी को से मेविलोनेट बनता है, और मेविलोनेट से कोलेस्ट्रॉल, ये सब फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे तुमने। तो इसमें एक एंजाइम होता है एचएमजी कोए रिडक्टेज, और इसको अगर इनहिबिट करते हैं स्टैटिन्स, तो ऑब्वियसली फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। स्टैटिन्स द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर ट्रीटिंग हाइपरलिपिडेमियास। फिर मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट एचएमजी कोए रिडक्टेज, रेट लिमिटिंग स्टेप इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन ब्लड एलडीएल एंड वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, एलडीएल रिसेप्टर बढ़ जाएंगे लिवर पे, एंड एलडीएल अपटेक और डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा। स्टैटिन्स आर वेरी इफेक्टिव, एंड ये सब चलाने भर की चीजें दी है। ओरली देते हैं एक दिन में एक, इन द इवनिंग, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस ऑकर मेनली एट नाइट। एंड अमंग स्टैटिन, लोअर स्टैटिन, सिमिलर स्टैटिन अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इन लिवर, मोस्ट एक्सीटेटेड थ्रू बाइल, बाइल के थ्रू निकलता है ये। अदर एक्शंस क्या क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक स्टेबिलिटी, जो प्लेक है उसको स्टेबल रख लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, increased production of NO by endothelium. These actions contribute to cardioprotective effects of statin. कार्डियो मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करते स्टैटिन्स। तो ये उसके कौन कौन से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का स्टेबिलिटी, मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, अब तुम सोचो कि प्लेग है तो वो स्टेबल कर रहा है, तो ये किस तरह से कार्डियो प्रोटेक्टिव है। जो अब मैंने पहले बताया था ब्लड में कि भाई अगर मान लो कुछ प्लेग व्लेग है, कुछ थ्रोम्बस जमा हुआ है, और वो अगर टूट गया, अनस्टेबल होकर टूट गया, और वो कहीं और जाके लॉज हो गया, तो और बड़ी दिक्कत हो सकती है। ब्रेन में गया तो भाई स्ट्रोक रोक आ रहा है, कुछ और हो रहा है। हार्ट में पता चला और किसी पतली वेसल में जाके घुस गया, एंड वो एरिया में इस्चीमिया प्रोड्यूस हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सब चीजों से अपन को बचा रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब बहुत ही अच्छे से बचा रहा है, बट स्टेबल रख रहा है, तो डिसॉल्व नहीं कर रहा है, पर एटलीस्ट स्टेबल रख के कम से कम वहां पे है तो वहीं पे रख रहा है। एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, हेडेक और स्लीप डिस्टर्बेंस, मायोपैथी हो जाएगी, मसल पेन एंड वीकनेस विद रेस प्लाज्मा क्रिएटिनिन काइनेस एक्टिवेशन, रैप्टोमाइसिस में होकर। ये तुम रैप्टोमाइलाइसिस के बारे में तो पैथो में देख सकते हो। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो स्टैटिन शुड नॉट बी टेकन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे स्टैटिन को नहीं लेना चाहिए। commonly used for primary hyperlipidemias with increased LDL and cholesterol level. They are also used in secondary hyperlipidemia due to diabetes or nephrotic syndrome. तो ड्रग इंट्रैक्शन पे अब ये बता रहे हैं कि भाई साइक्लोस्पोरिन एजिथ्रोमाइसिन के साथ दोगे तो क्या होगा, तो ब्लड लेवल स्टैटिन बढ़ेगा, इंक्रीज इन मायोपैथी। ये ड्रग इंट्रैक्शन फिर वही है, ये तुम एंटी माइक्रोबियल पढ़ोगे इसके बाद तुमको और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई अजोल्स कौन से ग्रुप है, एरिथ्रोमाइसिन किस में आता है। फिर बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ये बाइल एसिड के साथ बाइंड कर देते हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। क्यों, क्योंकि देखो अपन को जो भी फैट होता है, फैट को तोड़ते हैं, फैट
टूटता कैसे, बाइल एसिड की प्रेजेंट में, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। अब इन द लिवर कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू बाइल एसिड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू इंटेस्टाइन, रिएब्सॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन, और फिर ये लिवर पे आता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो वापस मतलब कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में इस तरह से आता है, पहले वो बाइल एसिड के साथ बाइंड होगा, बाइल एसिड में कन्वर्ट होकर कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो बाइल वापस एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है इंट्राहेपेटिक साइकिल के थ्रू, लीवर में जाता है, एंड इस तरह से अपना जो कोलेस्ट्रॉल है जो जरूरत होती है वो बहुत ज्यादा है बॉडी में, एंड जो एक्सेस होता है वो लीवर पे जाके फिर एक्सक्रीट आउट होने लगता है। resins bind bile acid in the gut and interrupt their enterohepatic circulation। ये किस तरह से काम करती है ड्रग्स, रेजिन जो होती है ये बाइंड करती है बाइल एसिड्स को इन द गट एंड इंटरप्ट देयर enterohepatic circulation, प्रमोट कन्वर्जन ऑफ और ये फिर क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड इन द लिवर। They also stimulate formation of hepatic LDL receptors which take up more LDL cholesterol from the circulation. The net effect is reduction of LDL levels with little effect on HDL levels। नेट इफेक्ट क्या होता है कि एलडीएल घट जाता है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इफेक्ट एचडीएल में भी आता है। रेजन्स आर ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकोलेस्टेरेमिया, फिर शुड बी टेकन ओरली विद वाटर और फ्रूट जूस बिफोर मील्स, यूज फॉर रिलीव इचिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सिंस रेजन्स आर नॉट एब्सॉर्ब थ्रू द गट, सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉट सीन, ठीक है, रेजन्स एब्सॉर्ब नहीं होते थ्रू द गट तो सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। कॉमन कौन कौन से, अनपैलेटेबिलिटी, ब्लोटिंग, नोजिया, फ्लैटुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन। दे आल्सो बाइंड टू अदर ड्रग्स एंड उनका अब्सॉर्प्शन रिड्यूस कर देती है, ठीक है। फाइब्रेट्स, फिब्रिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से, यानी कि ऑब्वियसली क्लॉटिंग को कहीं ना कहीं, क्लॉटिंग का कुछ हिसाब किताब तो आएगा ही आएगा। तो फाइब्रेट्स क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, पेनफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट एक्टिवेट पेरोक्सिसोम proliferator activated response alpha PPAR alpha present in the liver adipose and skeletal muscles। फाइब्रेट्स क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं पीपीआर अल्फा को, जिसकी वजह से एचडीएल लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस एक्टिविटी इंक्रीज हुई, क्लियरेंस ऑफ वीएलडीएल इंक्रीज हुआ, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो गया, क्योंकि ये क्लियरेंस करा रहा है वीएलडीएल का और लाइपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, जो कि इसको तोड़ेंगे। एलडीएल रिसेप्टर्स बढ़ा देता है लिवर में, तो एलडीएल अपटेक एंड डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ता है, एक्टिवेट पीपीआर, मतलब फाइब्रेट क्या करेंगे, पीपीआर अल्फा को एक्टिवेट कराएंगे तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ा तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो ये वही बता रहा है, fibrates also inhibits TG synthesis in liver, fibrates also well absorbed oral administration, liver, kidney, intestine, metabolize in liver, excreted in urine। Fibrates are very effective in type 3 hypolipoproteinemia and severe hypertriglyceridemia। तो ये जो टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो कब, बायोकेमिस्ट्री में, और शायद फिजियोलॉजी में भी थोड़ा सा इसका जिक्र होता है। हाँ, तो fibrates are usually well tolerated. Common side effects are dyspepsia, nausea, vomiting, diarrhea, muscle pain, headache, ये सब फालतू की भाई सब सेम सेम चीज चल रही है। फाइब्रेट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी पे, से प्रेगनेंसी पे नहीं देते हैं, ठीक है। फाइब्रेट्स कैन पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ वार्फरिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, यानी कि जो डायबिटीज वाली ड्रग्स हैं उनको, और वार्फरिन यानी कि जो ब्लड थिन करती हैं उनको पोटेंशिएट करता है उसका एक्शन। निकोटिनिक एसिड एंड नियासिन, यानी कि वही बी कॉम्प्लेक्स में आ रहा है जो, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लार्ज डोजेस इट इज हाइपोवोलेडेमिक इफेक्ट, हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट, इट reduces plasma triglyceride VLDL LDL and increase HDL level, lipoprotein A is decreased। ये अब यही इसका फिर से वही मैकेनिज्म बता रहा है कि जो नियासिन होता है लाइपोप्रोटीज एक्टिविटी को बढ़ाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ VLDL बढ़ाता है, VLDL फिर इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो गया यानी कि VLDL टूट रहा है, तो VLDL का भी लेवल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का भी लेवल कम हो जाएगा। नियासिन की बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड बनता है, फ्री फैटी से वीएलडीएल। अब अगर ये स्टेप इनहिबिट हो गई तो ऑब्वियसली आगे की चीज वीएलडीएल फॉर्म नहीं हो पाएगा एंड उसका लेवल लो हो जाएगा। और फिर नियासिन इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर इंक्रीजिंग एचडीएल लेवल। एचडीएल लेवल के लिए मोस्ट इफेक्टिव एजेंट कौन सा है, नियासिन है, नियासिन में से एक है। इट शुड बी स्टार्टेड लो डोज, मीन टेकन मील्स टू डिले एब्सॉर्प्शन, नियासिन कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, फ्लशिंग डिस्पेप्सिया, फ्लशिंग यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड रिस्पिरेशन can be reduced either by combining niacin with aspirin or starting with a low dose of niacin। Itching, headache, hyperpigmentation, peptic ulcer, hyperuricemia, hepatotoxicity, hyperglycemia, रेयरली एटेल भी इससे हो सकता है, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी पे। मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो, पर अलग से नियासिन का इंजेक्शन ले रहे हो, नियासिन की टैबलेट ले रहे हो, तो वो प्रेगनेंसी पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एसेटिमाइब कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। कैसे भाई, ये बता रहा है कि इंटेस्टाइन में जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, आता है लिवर से पूरा ये, देखो एचएमजी कोए था, कोए रिडक्टेज से क्या, मेवोलोनेट, मेवोलोनेट से कोलेस्ट्रॉल बना, कोलेस्ट्रॉल फिर इंटेस्टाइन पे जाके
एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी एजेटामाइड जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो फिर ये लिवर से मतलब बाइल पे आया और फिर बाइल के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। ये बता रहा है स्टैटिन नॉट कंट्रोल कंट्रोल थेरेपी। एडवर्स इफेक्ट लो इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इतना कोई याद नहीं रखे तो भी चलेगा कि एलिरोस्यूमैब और इवोलोस्यूमैब, इवोलोक्यूमैब या क्यूमैब बोले, क्यूमैब बोलो, एलिरोक्यूमैब और इवोलोक्यूमैब इनहिबिट्स एंटीबॉडीज टू प्रोटीन कन्वर्टेज सब्सटेंस। ये सब इतना तो पूछने ही नहीं वाला। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली मछली में जो मिलते हैं अपन को, फिश ऑयल्स जो खाना चाहिए। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या है? तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर सॉल्यूशन ऑफ यूज फॉर टेम्परेरी मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन इमरजेंसी सिचुएशन। मान लो अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दे देते हैं ताकि भाई ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो पाए। कोलाइडल सॉल्यूशन यूज्ड इन प्लाज्मा एक्सपेंडर, हाई मोलेक्युलर वेट एक्सर्ट हाई ऑनकोटिक प्रेशर। कौन कौन से ह्यूमन? एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रान, पॉली फिनाइल पायरोलिडीन, हेटास्टार्च एंड डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर। तो ये एज सच तुमसे सबके बारे में कुछ पूछने भी नहीं वाला, सिर्फ नाम पता होगा तो भी काम चल जाएगा डेक्स्ट्रान के बारे में और ये सब। Requirement of an ideal plasma expander: non-contact pressure, pH, viscosity of the solution should be same as that of plasma, should be retained in circulation adequate period, सर्कुलेशन पे रिटेन होना चाहिए, नॉन पायरोजेनिक नॉन एंटीजेनिक, नहीं तो बुखार आ रहा है और रिएक्शन हो रही है इसकी वजह से, स्टेबल एंड चीप होना चाहिए, नॉट इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग ब्लड। पता चला तुमने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दिया कि भाई ब्लड वॉल्यूम स्टेबल हो जाए, वो क्रॉस मैचिंग हो गया या कुछ लफड़ा हो गया ब्लड ग्रुपिंग पे, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन की बात करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन जो कि लिवर से बनता है ऑस्मोटिकली, इतना इतना हिसाब किताब नहीं पूछेगा, बस नाम भी याद रखोगे। ह्यूमन एल्ब्यूमिन डेक्स्ट्रान वाटर सॉल्युबल ग्लूकोज पॉलीमर होता है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ग्रोन ऑन सुक्रोस मीडिया। चार डेक्स्ट्रान 40 और डेक्स्ट्रान 70 आते हैं, अलग अलग अवेलेबल होते हैं। डेक्स्ट्रान 40 आईवी इन्फ्यूजन 10% पे, रैपिडली हैज रिलेटिव ट्रांसफर, ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस करता है, इनहिबिट्स क्लचिंग ऑफ आरबीसीज इन द स्मॉल ब्लड वेसल, इंप्रूव्स माइक्रो सर्कुलेशन। डेक्स्ट्रान 40, डेक्स्ट्रान 70 जो होता है वो प्रोड्यूसेस लेस एक्सपेंशन प्लाज्मा वॉल्यूम देन डेक्स्ट्रान 40, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एंड स्लो रीनल एक्सक्रीशन, ऑल्सो रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी एंड इनहिबिट्स क्लचिंग ऑफ आरबीसी। मतलब कि मान लो बहुत ज्यादा खून गाढ़ा हो गया ना, तो खून गाढ़ा होता है तो बाकी सारी चीजें हो जाती है, सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वही बोल रहा है, प्लाज्मा वाले एक्सपेंडर दोगे जैसे डेक्स्ट्रान दे दिए, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, खून पतला हो गया, वॉल्यूम बढ़ा शॉर्ट ऑफ खून भी पतला हो गया है, सर्कुलेशन माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। मैं इंड्यूस जोली फॉर्मेशन इंटरफेयर्स नहीं पूछना है। हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च और हेटा स्टार्च जिसको बोलते हैं, तो इंक्रीजिंग कैसे एक्ट करता है? इंक्रीजिंग ऑनकोटिक प्रेशर सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, स्टेबल रूम टेम्परेचर एंड यूज्ड टू इंप्रूव ग्रेनुलोसाइट हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग ल्यूकोफेरेसिस रिप्रोड्यूसर्स। नहीं याद रहे तो चलेगा। डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर और पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पायरोली पायरोलिडोन, सॉरी पायरोलिडोन सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इंटरफियर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस ग्रुपिंग, बाइंड टू ड्रग। तो ये इंटरफियर कर रहा है तो अपन पहली बात तो इसको देना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर देना है तो सोच समझ के। यूज क्या होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर का? मेंटेन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इन बर्न्स, हेमरेज, सीवियर ट्रॉमा एक्सेट्रा व्हेन ब्लड प्लाज्मा इज नॉट। अगर ब्लड और प्लाज्मा रेडिली किसी कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो अपन ये प्लाज्मा एक्सपेंडर देके काम चलाते हैं कि भाई एटलीस्ट तब तक जब तक के जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तब तक के अपन इसको मतलब बंदे को ये थोड़ी ना कि बर्न हो रखे हैं, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, सीवियर खून प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है तो उसको मरने दे देंगे, नहीं। अपन प्लाज्मा एक्सपेंडर देते हैं ताकि काम चल जाए इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? सीवियर एनीमिया पे नहीं देंगे। सीवियर एनीमिया पे क्यों नहीं देंगे भाई? पहले से उसका मान लो आर मतलब क्या बोल सकते हैं, आरबीसी फॉर एग्जाम्पल कम है या हीमोग्लोबिन कम है और तुमने उसको डाइल्यूट कर दिया, समझ लो डाइल्यूशन बढ़ गया, तो अब क्या होगा कि भाई खून और पतला हो गया, हीमोग्लोबिन और सॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन नापते कैसे हो? जैसे कि 15 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। अब जब वॉल्यूम बढ़ा दिए तो क्या हो गया कि भाई 15 की जगह 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, पर डेसीलीटर, ये ध्यान रखो। तो सीवियर एनीमिया पे नहीं देंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, इन सब में भी नहीं देते। तो ये इसका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की जो समरी है, ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर का सार है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं फिर से पूरा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वही सारी ड्रग्स जो है मेन मेन उनके बारे में ही सब बताया गया है। इसको तुम पढ़ लोगे ना एक बार अच्छे से तो तुमको सारा ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है, सभी चीज का। ये चार जो 3-4 पन्ने हैं, टेबल कोई बहुत हैवी नहीं है, सब कुछ तुमने पढ़ा है, जो जो मेन मेन ड्रग्स है मैंने फिर भी पढ़ा के रख दिया और इजी वे में सब कुछ इसमें समरी में दिया है। तो समरी को जरूर पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा सीवीएस वाला पार्ट है
आधे घंटे 40 मिनट में तुम पूरा सीवीएस रिवाइज कर सकते हो इसकी बदौलत। फिर अगर और अंदर घुसना है तो देखो केडी क्लासिफिकेशन तुम करोगे, और साथ साथ अगर तुम्हें इतना सारा याद रह जाता है तो तुम्हारा काम हो गया। 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तुमको आराम 16-17 इसी में मिल जाएंगे। इतना सारा ये सब क्रिस्प, मतलब जो बोलते हैं ना, पका पका है, नोट्स है, समरी है, एंड सब कुछ एक्सप्लेन्ड अब पहले से हो चुका है। तो इसको बैठ के पूरा चैप्टर जब हो जाए, इसको बैठ के आराम से पढ़ना, एंड सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। मेनली जितने क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जीआईटी वाले में सेक्शन, जीआईटी वाले सेशन पे मिलते हैं। वो भी आई थिंक बड़ा है, तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा होता है सीरियस, उसमें 4 टॉपिक्स एक साथ होते हैं। उसमें से वॉमिटिंग वाला काम है, और एक होता है प्रैक्टिकल्स है मेनली। वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये चार उसमें भी बटे हुए हैं, 4 हिस्से। वो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, ट्राई करूंगा। तो इसी के साथ भाई बाय बाय, पढ़ते रहो एंड लगे रहो, ठीक है।